लोग सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से मैं डॉक्टर नीता गुप्ता आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज 26 जनवरी है, भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन, एक ऐसा दिन जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया भारत के इतिहास में। 1950 में भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र देश बना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में यदि मैं कहूं तो उनके ही एक छंद से आज की परिचर्चा का प्रारंभ करूंगी। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947। फिर एक लंबा समय लगा भारत के संविधान को बनने में। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। आज हम जहां खड़े हैं, 75 वर्षों की लंबी यात्रा हो चुकी है। हम 76वें गणतंत्र दिवस को आज मनाने के लिए यहां उपलब्ध है। इसीलिए आज का हमारा विषय है गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष। आज हमारी परिचर्चा का 159वां एपिसोड है। आप सोच सकते हैं कि 159 एपिसोड तक पहुंचने के लिए हमने एक लंबी यात्रा की है, संविधान की यात्रा के साथ ही, गणतंत्र की यात्रा के साथ ही, और धीरे धीरे हमारा ये पटल समृद्ध होता जा रहा है। समृद्धि हमें आती है, मिलती है अपने वक्ताओं से, अपने श्रोताओं से। तो आज जो हमारे साथ वक्ता जुड़े हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं परिचय करवाना चाहूंगी सीमा रानी जी का, जिन्हें हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सीमा दीदी कहते हैं। दीदी जो उम्र में भले ही छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन पूजनीय होती हैं। सीमा दीदी पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में, दुनिया तक पहुंचाने में, विशेष तौर पर युवाओं में पहुंचाने में व्यतीत किया है। आप गांधी संस्थान से जुड़ी हैं, आप चरखा अभियान से जुड़ी हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप वहां विद्यार्थियों को, जो देश के भी हैं और विदेश के भी हैं, उन्हें चरखा चलाना सिखाती हैं। चरखा चलाना एक कला है, चरखा चलाना एक इतिहास है, चरखा चलाना एक तकनीक है। तो इस सुंदर तकनीक को दुनिया तक पहुंचाने का काम सीमा रानी जी, जिन्हें हम बहुत प्यार से सीमा दीदी कहकर पुकारते हैं, आप राजघाट पर सेवा करती हैं, और उस सेवा से आपने बेहद पुण्य कमाया है, देश की सेवा की है, राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित किया है। सीमा दीदी, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप पहली बार आई हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके सुंदर मुख से हम बार बार आपके बातों को, आपके विचारों को जानते रहें। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी, दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं मनीष कुमार जी, जो केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर में टीजीटी सोशल साइंस के पद पर कार्यरत हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने आप में एक ऐसी संस्था है जहां का हर शिक्षक, हर शिक्षिका एक नगीना है, एक हीरा है। तो मनीष कुमार जी क्योंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं
और उन्होंने समाज, इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने समाज को बहुत परखा है, विद्यार्थियों के बीच रहते हैं, एक लोकप्रिय शिक्षक हैं, और समाज के की दिशा दशा के बारे में एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपने हमारी इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए जो हामी भरी, जो हमें सहमति दी, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी, जो अभी किसी तकनीकी ग्लिच के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं, वे हैं डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी इस मंच को जानने वाले लोगों के लिए परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि वे हर परिचर्चा में सबसे पहले जुड़ती हैं, सबसे पहले वे अपने विचार प्रकट करती हैं और अंत तक जुड़ी रहती हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा यह पटल हमेशा समृद्ध रहा है। न जाने आज क्यों किसी तकनीकी कारण से वे अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं। आप एक वयोवृद्धा हैं और आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय की निदेशक रह चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका सामना, और उन्होंने कितने सारे राजनेताओं के साथ काम किया होगा। मुझे अभी थोड़ी देर पहले वे बता रही थी कि राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने कार्य किया। एक सम्मेलन में वे गई थी हिंदी के, जिसमें राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे एक अपना अपना छायाचित्र भेजा था, जिसमें वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास उनके जीवन का रहा है, और क्योंकि वे इतने ऊंचे पद पे थी, इसलिए उन्हें बहुत सारे अवसर मिले भारत की राजनीति को जानने के, भारत के गणतंत्र को जानने के। हमें आशा है कि वे शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ेंगी और जुड़कर अपने विचारों को हमारे साथ साझा करेंगी। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गई कि ये विषय भी उन्होंने ही सुझाया था, तो हम ये चाहेंगे कि वे जरूर जुड़े। और पटल के उस पार हमारे कुछ श्रोता जो बड़े नियमित तौर पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, वे आ चुके हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करके मनीष कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अभिनंदन करती हूँ विनीता साहनी जी का। विजेंद्र कुमार गुप्ता जी हांगकांग से हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे पटल के मार्गदर्शक हैं, वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। विजेंद्र कुमार गुप्ता जी भी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। सीमा दीदी, आपको नमस्कार प्रेषित किया जा रहा है कुमार सुरेंद्र सागर जी द्वारा। मनीष जी, आपको अलग से हार्दिक आपका अभिनंदन किया जा रहा है। कुमार सुरेंद्र शर्मा जी सुदर्शन शर्मा जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं। सुदर्शन शर्मा जी हमारे पटल की मार्गदर्शक है, और सुधा गोयल जी का भी वे अभिनंदन कर रहे हैं। सौम्या जी का भी वे अभिनंदन कर रहे हैं। उसके साथ सतीश कुमार दीक्षित जी का भी वे अभिनंदन कर रहे हैं। सतीश श्रीवास्तव जी का भी वे अभिनंदन कर रहे हैं। सुधा राज बोधवी जी का, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी का, अनीता शर्मा जी का, अनीता नायर जी का, अनीता शर्मा जी का दोबारा आ गया, अनीता त्रिपाठी जी का, और विभाराज वैभवी जी का, जो आज कहीं व्यस्त है, जिसके कारण संचालन का कार्यभार मुझे दिया गया है, संजय पोद्दार जी का, गुलशन फरीदाबादी जी का, और रजनी गुप्ता जी का, और साथ ही साथ राजकुमार चौहान जी का अभिनंदन कुमार सुरेंद्र सागर जी कर रहे हैं। सुरेंद्र सागर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सब लोगों का आपने नाम लेकर अभिनंदन किया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आइए पटल के इस ओर चलते हैं, जहां हमारे जी हमारे साथ जुड़ चुकी है डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, और आशा है वे शीघ्र ही दिखाई देंगी। जी हाँ, अब वे दिख गई हैं। और
पुष्पलता जी, आप तब तक अपना माइक ठीक कर लीजिए, तब तक हम मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर बच्चों को संविधान के विषय में बताते होंगे, क्योंकि आपके विषय में ही ये सब आता है। और जी हम तो एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाते हैं जब हम केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक होते हैं, तो उसमें हर एक किताब में आप जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना दी जाती है। तो जब आप कक्षा में जाते हैं, संविधान के विषय में बच्चों को बताते हैं, तो आप क्या बताते हैं भारत को एक गणतंत्र के रूप में जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि राजतंत्र है नहीं, तो आप बताते होंगे कक्षा में कि हमारा देश एक गणतंत्र देश है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि गणतंत्र का मायने क्या है, और विद्यार्थियों को आप गणतंत्र का कैसे अर्थ बताते हैं, कैसे आप राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में विद्यार्थियों को बताते हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। कृपया इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहले हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे इस परिचर्चा में शामिल होने का मौका दिया, और डॉक्टर मीता गुप्ता मैम का और सीमा रानी मैम का। यदि मैं किसी नाम के उच्चारण में कोई त्रुटि करूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सबसे आप सबका अनुज हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी पुष्पा मैम जुड़ी हैं, पुष्पलता मैम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैम, सामाजिक अध्ययन एक बहुत व्यापक विषय है और ये भी एक प्रकार का विज्ञान है। मैं एक बार किसी ट्रेनिंग में था शामिल, तो वहां पर मैंने कहा कि विज्ञान तो केवल विज्ञान है, हमारा विषय सामाजिक विज्ञान है, इसके लिए आप सब खुश होइए। तो ये सही बात है। आप गणतंत्र के बारे में हमसे पूछ रही थी, तो इसके बारे में जब भी मैं क्लास में जाता हूं तो बच्चों को केवल एक सीमित किताबों तक नहीं, जैसे आपने संविधान के बारे में बात कही, संविधान का एक व्यापक लक्ष्य है, बहुत बड़ा एक टारगेट हमारे निर्माताओं ने रखा था। मुझे लग रहा है कि आवाज स्पष्ट आ रही होगी। मैम, आवाज क्लियर है? जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आवाज। जी, हाँ जी, जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा था। हाँ, ठीक है, ठीक। तो हाँ, संविधान को बनाने में एक बड़ा लंबा अरसा लगा, और हमारे संविधान निर्माताओं ने, बच्चों को मैं जो बताता हूं परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा, बहुत लंबा समय लगा, बहुत अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके, और हमारा एक शानदार और बड़ा स्वरूप संविधान का हमें जो देखने को मिल रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं का एक बहुत बड़ा एक मन में लक्ष्य था कि देश को इतने साल जो औपनिवेशिक काल में रहा दूसरे के अधीन, उससे अब हम स्वयं अपने हाथों में आ रहा है, तो कैसे इसका विकास हो, कैसे इसकी मानसिकता जो बहुत सारे गुलामों में मतलब के दायरे में रही, उसमें एक व्यापकता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें जनता में ये भाव पैदा करना है। आपने गणतंत्र के बारे में कहा, तो जैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है, गण का अर्थ होता है समूह, ग्रुप, और तंत्र का अर्थ होता है नियम, शासन। आप विद्वान लोग हैं, विदुषी हैं, विशेष रूप से जानते हैं जैसा। तो एक गैर प्रजातांत्रिक राष्ट्र से उठकर एक प्रजातंत्र, गणतंत्र को स्थापित करना वास्तव में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में मैथमेटिक्स को लेकर, विज्ञान को लेकर, और सब विषय, इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा थोड़ा सा रुचि होता है, क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में इन विषयों का ज्यादा बोलबाला है। सामाजिक विज्ञान को लेकर थोड़ा सा ये रहता कि चूंकि ये जीके में थोड़ा सा उपयोग तो होता है, केवल ये रटते कि 26 जनवरी
को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके जो प्रण लिए गए थे वो 26 जनवरी 1930 को लाहौर रावी नदी के तट पर कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में लिया गया था। तो एक फैक्ट बेस पे होता है, लेकिन इसकी व्यापकता को समझाने के लिए एक शिक्षक का भी जो परिप्रेक्ष्य है उसका दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। और ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि हर एक पुस्तक, ना केवल सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में, बल्कि हिंदी और विज्ञान, गणित, इस सभी पुस्तकों के पहले पन्ने के बाद प्रस्तावना को दिया गया। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि जब भी मैं क्लास में जाता हूं तो बच्चों को कहता हूं इस प्रस्तावना को देने का एक मायना, एक अर्थ है, एक नजरिया है जो आपको दिया गया है, और केवल सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं बल्कि हिंदी। इसमें हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, एक एक शब्द का अर्थ बताना, और फिर हमारे जो क्रांतिकारी और पूर्वजों ने स्वतंत्रता की प्राप्ति की, किस लक्ष्य को लेकर, क्या उनका एक मन में चल रहा था, इन सब सारी बातों को लेकर मैं चर्चा करता हूं। तो एक 4 लाइन बताना चाहूंगा कि संविधान निर्माताओं का लक्ष्य केवल आजाद करके सत्ता का हस्तांतरण करना नहीं था, बल्कि देश को एक सशक्त राष्ट्र, मतलब हमारे भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में मजबूत करना पूरे विश्व में, और साक्षरता के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाना था, जो कि संविधान में निहित है। तो इस पर एक पंक्ति है कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है। लक्ष्य नदी का घाट घाट कर छूकर जाना थोड़ी है। छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़ी है। उसको तो सागर बनना है, उसको तो बादल बनना है। ढंग वही अपनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। ये संविधान निर्माताओं का के दिमाग में भी मुझे लगता है कि रहा होगा, इसलिए इतना सुंदर और विशाल संविधान का निर्माण किया है और देश को इतना सुंदर संविधान दिया है। हालांकि बच्चों के का जो मैं दृष्टिकोण पाता हूं वो बहुत व्यापक नहीं होता, बहुत रुचिकर। मैं थोड़ा ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि इस विषय के प्रति और संविधान के प्रति और देश में, मतलब जो संविधान निर्माताओं ने जो बात निहित की थी उसमें, इनको लेकर इतना नहीं होता। तो खैर, हम अपना पूरा प्रयास करते और अपने जो एक शिक्षक की भूमिका होती है वो हम उनमें चाहते हैं कि किसी तरह प्रत्यारोपित हो जाए और जो हमारे पूर्वजों का लक्ष्य था उसको प्राप्त करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनीष जी, आपने जो बातें रखी हैं सामने हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं के सामने, इससे हम ये समझते हैं कि ये हमारी चेतना का जीवंत दस्तावेज है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि संविधान निर्माण करने वाली सभा जो थी, कार्यकारिणी समिति जो थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ विभूतियों ने अपना प्रतिनिधित्व दिया और संविधान के इस प्रारूप को तैयार किया। और संविधान में इन बातों का ध्यान रखा गया कि लोकतंत्र हो, न्याय हो, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, बंधुत्व हो, इसके सारे सिद्धांत लागू हों। और एक प्रकार से हमारी जो प्रस्तावना है उसमें इन सभी का सारगर्भित उल्लेख है। तो इन सभी आदर्शों को लेकर हमारा संविधान बना और निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी इन बातों को जानेंगे। उनमें बहुत अभी क्योंकि छोटे होते हैं तो उनको समझ नहीं होती है, उस विषय की गंभीरता को वे नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वे संविधान में दिए गए जीवन मूल्यों को, जो कि एक प्रकार से हमारी सामूहिक विरासत भी है, तो उसको वे समझते हैं और निश्चित तौर पर वे बड़े होने पर देश के एक सच्चे नागरिक बनने का प्रयास करते हैं। आप जैसे शिक्षक उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। देश को आजाद हुए आज कितने साल हो गए हैं, और साथ ही साथ हमारे गणतंत्र को 75 वर्ष हो गए हैं। और इस वर्ष के लिए जो भारत सरकार की ओर से थीम दी गई थी वह है स्वर्णिम भारत,
विरासत और विकास। ये थीम बहुत सुंदर है, इसलिए सुंदर है क्योंकि इसमें विरासत की बात भी की गई है और विकास की बात भी की गई है। जहां तक हम विरासत की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे सभी देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, असंख्य नाम है। हम नाम लेने लगेंगे तो ये पूरी परिचर्चा ही समाप्त हो जाएगी। फिर भी हम एक सिरे से लेते हैं अगर, तो हम शुरुआती दौर से लेते हैं तो दादा भाई नौरोजी से लेकर के, फिर अगर हम 20वीं शताब्दी में आते हैं तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हमारे सामने आते हैं, और फिर एक नाम और उभर कर आता है जो आज तक हमारे सबके हृदय में रचा बसा है। मैं कई यात्राएं विदेश की कर चुकी हूँ, वहां भी मैंने देखा कि उनकी मूर्ति लगी हुई है, और गांधी संस्थान लंदन में भी मैंने देखे वहां पर है। तो नाम मेरे मुंह से निकल ही गया है, मैं महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रही हूँ। और महात्मा गांधी जी की छाप, क्योंकि देश हमारा, कई बार ऐसा हुआ कि अच्छा आप गांधी के देश से आते हैं जब आप विदेश में होते हैं, तो एक प्रकार से गांधी और भारत एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। और ऐसे में आज हमारी परिचर्चा में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी दर्शन को समर्पित किया। आप गांधी संस्थान में सेविका हैं, साथ ही साथ आप दिल्ली विश्वविद्यालय में चरखा अभियान के अंतर्गत देशी और विदेशी विद्यार्थियों को चरखा सिखाने की, चरखा चलाने की कला, चरखा चलाने की तकनीक, चरखे का इतिहास और चरखे की महिमा के विषय में जानकारी देती हैं। और आपसे बात करके मुझे एक बहुत ही पवित्रता का एहसास हुआ आपके शब्दों में, आपके व्यक्तित्व में। और ये पटल वास्तव में धन्य हुआ कि आप आई हैं हमारे बीच, और आप हैं हम जिन्हें बहुत ही आदर से कहते हैं सीमा दीदी। सीमा दीदी, आपने एक लंबा समय बिताया गांधी दर्शन के प्रचार और प्रसार में। अभी मेरी बात हो रही थी तो शायद 25-30 वर्षों से आप इस कार्य में लगी हैं। आपकी गुरुमाँ सीमा दीदी की गुरुमाँ जो है सीता दीदी, वे और भी बुजुर्ग हैं, और वे आपकी गुरु ही नहीं है बल्कि आपकी गुरु माँ है। आपको उन्होंने अडॉप्ट भी किया है, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सीता दीदी एक बार हमारी परिचर्चा में आ चुकी हैं, पर आज वे अस्वस्थ हैं, इसलिए उनका आना संभव नहीं था। इससे पहले कि मैं सीमा दीदी की ओर बढ़ूं, मैं कुछ लोगों का और स्वागत करना चाहूंगी जो पटल के उस पार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभाराज वैभवी जी कह रही हैं कि मैं अमृतसर में हूं और अमृतसर से सभी का स्वागत करती हूँ। सुरेंद्र सागर जी मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। विभा जी सबको सादर प्रणाम कह रही हैं। पुष्पलता दीदी का स्वागत कर रहे हैं सुरेंद्र सागर जी, और विभा जी कह रही हैं कि आप सब कार्यक्रम से जुड़े रहें और शेयर करते रहें। कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बढ़िया संविधान बना है। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे। वे कह रहे हैं कि अब देश को अच्छा आगे बढ़ते हैं, बच्चे तो तकनीक के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तकनीक अपनी जगह महत्व रखती है, लेकिन तकनीक भी तभी सार्थक है जब हम देश से प्यार करते हैं। तो देश के प्रति समर्पण और प्यार की भावना की प्रतिमूर्ति हैं सीमा दीदी। सीमा दीदी, आपका मंच पर स्वागत है। आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें कि आपने किस प्रकार से गांधी संस्थान में रहते हुए भारत के इस गणतंत्र के रूप को संवारा है, सजाया है, और आप क्या सोचती हैं देश के विषय में। सीमा दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की शत शत शुभकामनाएं। हिंदी साहित्य संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से वैभवी जी का, कि आपने मुझे इस मंच से बोलने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चरखे के आचार्य, अमर स्वाधीनता सेनानी बाबा लाल सिंह जी,
अपनी गुरु माँ डॉक्टर सीता बिमरा जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा शहीदों को प्रणाम करती हूँ। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मनुष्य तुच्छ है, देश सर्वोपरि है, धन्य है वे जो अपने राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। गांधी जी का, हाँ जी, हाँ, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं जी। अच्छा जी, ठीक ठीक, जयप्रसाद जी की, माफ कीजिएगा। गांधी जी का मानना था, जिस समाज में उच्च निम्न, शिक्षित अशिक्षित, अमीर गरीब, सुविधा संपन्न तथा सुविधा विहीन की जितनी गहरी खाई होगी, वह उतना ही रुग्ण समाज होगा। इसके उलट जहां स्व जमा वर्ग यानी सामाजिक समानता स्थापित होगी, वहां सब एक ही वर्ग के होते हैं, एक समान होते हैं, वही सर्व समानता का वर्ग स्वर्ग है, अर्थात स्वस्थ समाज है। गणतंत्र का अर्थ मनीष भाई ने बताया, जन सामान्य के हाथ में राजनीतिक सत्ता हो, यह गणतांत्रिक भारत का स्वप्न था। यह सपना पूर्ण तभी हो सकता है जब धन शक्ति के ऊपर जनशक्ति की प्रतिष्ठा हो, और आज इसका उलट है, जनशक्ति के ऊपर धन शक्ति की प्रतिष्ठा है। ऐसा होने पर ही गणतांत्रिक भारत का उद्देश्य सिद्ध हो सकता है, जब हम धन शक्ति के अपेक्षा जनशक्ति पर ध्यान देंगे। जन सामान्य की समस्याओं, कठिनाइयों, प्रपीड़नाओं का समाधान भी तभी संभव है जब उनकी सुनवाई हो। आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। सन 1950 में जब भारत पूर्ण गणतांत्रिक घोषित हुआ, तब विश्व में उसका विशेष सम्मान बना। गत 75 वर्षों में देश ने अपना लक्ष्य नहीं पाया। स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा वीर गति पाए शहीदों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का वर्तमान भारत वह तो नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, परंतु यह वैसा भी नहीं है जैसा 200 वर्षों से अधिक की लंबी अवधि तक अंग्रेज जो छोड़कर गए थे। इन 75 वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में बहुत तरक्की की, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो। लेकिन हम देखते हैं कि समाज के सबसे दुर्बलतम जो व्यक्ति है, उसको भी शीर्ष पर पहुंचाने में बहुत काम किया है। पर ये सब सुविधाएं, जो ये उपलब्धियां हैं, उस समय धुंधली सी पड़ जाती है जब सहज ही किसी की दृष्टि निर्धनों, अशिक्षितों, बेरोजगारों, कुपोषित नर नारियों की तरफ जाती है। पंत जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, जन्मोन्नत जग में जबकि आज विज्ञान ज्ञान, बहुभौतिक साधन यंत्र यान, वैभव महान, सेवक है विद्युत वाष्प शक्ति धन बल नितांत, फिर क्यों जग में उत्पीड़न, जीवन यो शांत। मानव ने पाई मानव पर जय विजय, मानव ने पाई देश काल पर जय निश्चय, मानव के पास नहीं मानव का आज हृदय। राजनीति और नौकरशाही का जो अपराधीकरण चल रहा है, आज जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, तो आज जो स्थिति है वो बहुत ही दिग्भ्रमित सी स्थिति लग रही है। बापू ये नहीं चाहते थे। बापू जो चाहते थे कि यह देश हमारा आगे बढ़े, इस यहाँ पर सादगी में रहे और हम स्वदेशी की तरफ बढ़े। और आज हम क्या करें, हम स्वदेशी को ना अपना करके विदेशी वस्तुओं की तरफ भाग रहे हैं। गांधीवादी कवि रहे हरिकृष्ण प्रेमी जी, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है, आत्मनिर्भर हो ना पाए तो गुलामी फिर ग्रसेगी, गूंजता मन के गगन में सत्य उसके मूल जानो। अर्थात आत्मनिर्भर बन जाइए, अन्यथा राजनीति गुलामी आपको पुनः अपने पास में जकड़ लेगी। अगर हम गृह उद्योगों, हस्त उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, तो देश में जो भ्रष्टाचार फैला है, मेरा यह मानना है कि उसमें बहुत सुधार होगा। गांधी जी के जो ग्रामोद्योगी सौरमंडल का सूर्य था चरखा, और चरखे के द्वारा ही हम आज की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो, वायु प्रदूषण की समस्या हो, आज बहुत बड़ी समस्या पर्यावरण की है। आप सब देख ही रहे हैं कि फॉग के कारण ये गाड़ियां बंद करनी पड़ रही, स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है शिक्षकों को, बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में वो सीखते नहीं है।
इस तरह से जो स्थिति बनती जा रही है, जलवायु परिवर्तन सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। इसका एकमात्र समाधान बापू के रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। गांधी जी ने उस समय कह दिया था, धरती माँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन वो लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति हमसे बदला लेगी। इस बात को बापू पहले ही समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने चरखे को पकड़ा था, स्वदेशी को पकड़ा था। और आज स्वदेशी की भावना बहुत कम है। युवा वर्ग में ये भावना जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। हम चरखा सिखा रहे हैं, चरखे में बहुत कम संख्या होती है, क्योंकि उनको लगता है चरखे से मिलेगा क्या, चरखे से हमें कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन चरखे से शांति मिलती है, चरखे से एकाग्रता बढ़ती है। ये चीज जब वो सीखते हैं और जब जुड़ते हैं गांधी भवन में आकर, मैं सीता दीदी के साथ सिखाती हूँ चरखा, तो वहां पर जब मैंने देखा बहुत से लोग बच्चे आए, वो बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं है उनके अंदर। वो अगर पास नहीं होते तो उनके अंदर तुरंत ये मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे आए कि डिप्रेशन में जाए, चरखे में आए, चरखे को एक मजाक के तौर पे सीखने के लिए भी आए। ये मेरा अनुभव खुद का रहा कि उन्होंने सोचा कि इसमें देखते जाके क्या होता है, ये कौन चरखा सिखाता है। और दीदी वहाँ चरखा सिखा रही थी, वो समझा रही थी, तो दीदी ने जब उनको थोड़ा सा बताया कि इस तरह से करके देखिए, जब वो करने बैठे और जब तार निकाला सूत में से, तो उनको उसमें इतना आनंद आने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने चरखा आने लगे, क्लास में सीखना शुरू किया। फिर उन्होंने खुद कहा कि हमारा एकाग्रता बढ़ी, हमारा डिप्रेशन इससे कम हुआ और हमें इतना आनंद मिलता है कि मन ही नहीं करता इसको छोड़े। तो ये युवाओं को इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आज रास्ता ही नहीं है। आज नौकरियां अब विषमता बहुत बढ़ गई है। आज विषमता इतनी है कि एक के पास नौकरी है, 10 के पास नहीं है, एक के पास बहुत पैसा है, कुछ के पास नहीं है। इस विषमता को पाटने का एक रास्ता जो बापू ने हमें बताया था, मुझे लगता है वही है। युवाओं में इस भावना को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और मैं दीदी के साथ इस काम में लगी हूँ। मेरी गुरु हैं वो, और मैंने उन्हीं से चरखा भी सीखा, संगीत भी सीखा। आज युवाओं का, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि युवाओं का एक उद्देश्य ये क्या रह रहा है, कम से कम काम, ज्यादा से ज्यादा दाम, और जितना मिल सके आराम। तो हमारी शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी शिक्षा में ये थोड़ा परिवर्तन ये होना चाहिए कि वो समझे जरूरतमंदों की सेवा का संस्कार उनको मिले, जो संस्कार नहीं है। रामनेश त्रिपाठी बिल्कुल जी बिल्कुल ने कहा है, बिल्कुल। सेवा है महिमा मनुष्य हमारे की, न कि अति उच्च विचार। मैं इसी से खत्म कर रही हूँ सीमा अपना दीदी वक्तव्य। बोलिए। हाँ जी। सीमा दीदी, हमारे साथ एक हमारे श्रोता जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए आम नागरिक का जागरूक होना और अपने कर्तव्य का पालन करना भी आवश्यक है। मुझे लगता है वे आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बहुत ही सरलता से और बहुत ही सुंदर शब्दों में आज के युवाओं की सोच पर प्रकाश डाला। 75 वर्ष की ये जो यात्रा रही है गणतंत्र भारत की, इसमें भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। एक वो भी समय था जब खाद्यान्न की इतनी कमी थी देश में, और तब आया ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। हरित क्रांति हाँ ने जी। देश को अनाज दिया, देश के लोगों को, जहां पर खाने के लिए, आपको याद होगा, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वे जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मैं एक समय का भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे देश के लोगों के पास खाने के लिए भोजन, अन्न नहीं है। और उसके बाद आई हरित क्रांति, और हरित क्रांति ने देश की रूपरेखा और देश की दशा दिशा को ही बदलकर रख दिया। उसके बाद एक समय ऐसा आया 1991 में, जब भारत को वैश्वीकरण का, भूमंडलीकरण का एक अवसर मिला और भारत में बहुत सारे बदलाव हुए। इससे हमारी इकोनॉमी, हमारी जो जीडीपी थी, हमारी जो ग्रोथ थी, उसको भी बहुत अधिक बल मिला। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में, अंतरिक्ष में जो कदम हमने जमाए हैं, वे बड़े बड़े देश भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। हम सभी साक्षी हैं कि कितने अभियान, चंद्रयान 1, 2, 3, ये हमारे देश के एक उपलब्धि है। और हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो मिसाइल मैन के नाम से
जाने जाते थे। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल तकनीक में भारत ने अपना परचम लहराया है। और अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो सारे संसार के लिए एक प्रकार से उदाहरण है। मैं जब इतिहास की ओर देखती हूँ और बड़े समृद्ध और विकसित देशों की ओर देखती हूँ और सामाजिक समता की बात जब मैं सोचती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि अमेरिका एक समृद्ध देश है। उसकी आजादी को कितने वर्ष हो गए हैं, शायद हमारे सर बता पाएंगे। मेरे ख्याल से 1771 में ऐसे कभी आजादी मिली थी अमेरिका को, यूएसए को। और आज तक वे एक महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं दे पाए। और ये एक बड़ी ऐसी बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। और हमारी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, एक देश है, बहुत सारा समय संक्रमण का समय भी होता है, बदलाव का समय होता है, बहुत सारी चीजें नई आती हैं समाज में। वे चीजें जब आती हैं पुरानी अपनी जगह लिए हुए होती हैं, तो उनके बीच का एक समय संक्रमण का होता है, बदलाव का होता है। निश्चित तौर पर इस मंथन के बाद हम एक अच्छा समाज, एक समृद्ध समाज पाएंगे। और हमारी युवा पीढ़ी जो आज हमें दिग्भ्रमित सी लगती है, निश्चित तौर पर वे भी आगे बढ़ेंगे और देश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो मैंने कुछ गिनाए ऐसी चीजें जो मुझे लगता था हमारे सभी दर्शकों के साथ मुझे साझा करनी चाहिए। मनीष जी, आप बताएंगे अमेरिका को आजादी कब मिली थी? मुझे सन तो याद नहीं था, कुछ 1700 कुछ था ना? तो चलिए हमारे दर्शक, हाँ जी सर, गूगल वो जी, है आपका। 1776 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। और तो बड़ी मुझे अच्छी बात सही है। देखिए जी गणतंत्र, हाँ, जैसे हमने आजादी पाई, तो आजादी के बाद यदि इसके बाद संविधान बनने में बहुत समय लगा और उस समय हमें सोचने का भी मौका मिला और कई बैठकें हुई। तो उन सब में हमारे नेताओं ने उस समय इस बात को बड़ा ध्यान रखा कि हमारे आजादी का जो लक्ष्य था या इसकी जो खूबसूरती है या इसकी जो मिठास है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे मैम बता रही थी, बड़ा मतलब प्रेरणादायी बात उन्होंने बताई है। तो वो लक्ष्य बहुत हद तक हम जाते जा रहे हैं, पूरा कर भी रहे हैं। कमियां तो हैं, विशाल देश है अभी, मतलब जी बहुत विशाल देश है। वही बात है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियां है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। क्योंकि जब मैं देखती हूँ बहुत सारी उपलब्धियां देखती हूँ, जैसे आरटीई है, आरटीआई है, ये ऐसी उपलब्धियां हैं गणतंत्र भारत की जो उल्लेखनीय है। तो इन सब बातों के साथ पुष्पलता दीदी बहुत देर से इंतजार कर रही है, सोच रही है ये तो मुझे बुला ही नहीं रही है। और दीदी आपका स्वागत है, आपके मुख से आपकी बातों को सुनने के लिए हम सब बहुत आतुर हैं, इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि कोई तकनीकी कारण था, पता नहीं क्या कारण था कि जुड़ने में टाइम लग गया। हालांकि मैं 7 बजे से पहले से ही प्रयासरत थी। चलो जुड़ गए, आपसे मुलाकात होगी, मैं इसमें मुझे खुशी है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, जरा सा इतिहास और चुनौतियां और उपलब्धियां और संविधान के संशोधन के बारे में मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। तो आपको पता ही है, हालांकि सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य ने अनिच्छिक तौर से ही सही, इच्छा तो नहीं थी उनकी, लेकिन अनिच्छिक तौर से ही उन्होंने भारत को अपनी जो सत्ता है उसका हस्तांतरण कर दिया। उसके बाद भारत के अधिकांश हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों के कारण रक्तपात होता रहा था। करोड़ों लोग देश के विभाजन की त्रासदी झेल रहे थे। लाखों हिंदुओं को बसे बसाए घरों को छोड़ के आना पड़ा था। उसमें हमारे रिश्तेदार और मेरे पेरेंट्स और ससुराल वाले भी शामिल हैं। हालांकि अनेक लोग मारे गए, जख्मी हुए, अपने बिछुड़ भी गए, बहन बेटियों की इज्जतें भी लूटी गईं, अपहरण हुआ, लाशों की रेलगाड़ियां भी आई, सबको पता ही है। कुछ पैदल पहुंचे, कुछ कैसे न कैसे हड़कंप मचा रहा। दारुण गाथाएं हैं इसमें, मैं क्या बताऊं, सबको पता है, बहुत दारुण गाथाएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 महीने बाद ही
30 जनवरी 1948 को गांधी जी जब प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो उनको गोली मार के हत्या कर दी और सारा देश जो है वो शोक में डूब गया था, सबको मालूम है। 26 जनवरी 1950 को, जैसे आप सब लोगों ने अभी जिक्र भी किया है, भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र या लोकतंत्र जो भी आप कहें वो राष्ट्र बन गया। 1951-52 में संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश में आम चुनाव कराए गए थे, जिसमें उसी दशक में कई कानून और आचार संहिताएं बनी हमारे देश के लिए, और उच्च शिक्षा संस्थान भी स्थापित किए गए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया और उसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। सबसे बड़ा राष्ट्रीय बैंक आजकल आपको मालूम वही है। और 1955 में तिब्बत के विस्थापित दलाई लामा और उनके साथ कई शरणार्थियों को भारत ने शरण दी। 1960 में गोवा, दमन दीव को पुर्तगाल से स्वतंत्र कराया गया। इसी दशक में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि सरदार पटेल ने 500 से अधिक राजवाड़ों को भारत में विलय करने की सफलता प्राप्त की। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इन सब उपलब्धियों के होते हुए भारत को धक्का तब लगा जब चीन ने 1954 में हुए समझौते के बावजूद 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला कर दिया और 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा तो कर दी, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था वो एक तरह से नहीं जमा। अर्थव्यवस्था पर असर हुआ। नेहरू जी को संभलने का थोड़ा साहस करना पड़ा और प्रयत्न तो कर रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें बड़ा धक्का लगा, उसको सहन नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को उनका देहांत हो गया। 13 दिन तक गुलजारीलाल नंदा जी प्रधानमंत्री पद पर रहे। उन्होंने 13 दिन काम किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बताया गया। 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने खो दिया और उनकी जो मृत्यु हुई उसके रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। अभी तक रहस्य ही बना हुआ है कैसे उनकी मृत्यु हुई। इसके पश्चात इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। उनको बागडोर सौंपी गई देश की। उनके कार्यकाल में कई विभाजन भी हुए, विरोध भी हुए, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि रही जो भारतीय सेना ने जो प्रदर्शन किया 1971 में बांग्लादेश को आजाद करने का। और 5 वर्ष तक उनकी दुखद हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को। वो मीता जी तो भूल नहीं पाएंगी क्योंकि वो एकता दिवस मनाती हैं और मैंने देखा है उनको उसमें कितना सक्रिय पार्ट आप लेती हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देख के उसमें। और उसके बाद राजीव गांधी जी बने। 5 वर्ष तक वो प्रधानमंत्री रहे। फिर वीपी सिंह जी सत्ता में आए। उन्होंने मंडल आयोग का पिटारा खोल दिया और कई विरोध हुए। चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1991 में मध्यावधि चुनाव कराए गए और 21 मई 1951 को तमिलनाडु में राजीव गांधी जी का आत्मघाती हमले में शिकार हो गए, जो कि बड़ी दुखद घटना रही उस टाइम। आपको मैंने बताया ही है, मैं ड्यूटी पे थी उस टाइम। पीवी नरसिंह राव फिर प्रधानमंत्री बने। 1996 में कांग्रेस हार गई। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से 1 वोट से हार गए। उसके बाद फिर वो 13 दिन के लिए फिर बने और फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। 1999 में आम चुनाव में वो जीत गए। मतलब 3 बार वो प्रधानमंत्री बने, कहने का मतलब ये है। और 2004 में जनता पार्टी हार गई तो सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री चुना जो 10 वर्ष तक रहे। और इस समय मोदी जी हैं, वो आप सबको पता है, उसके बारे में मुझे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बात करते हैं चुनौतियों की। तो 75 वर्षों की यात्रा ने देश में गरिमा और समृद्धि के नाम को एक मुकाम दिया है। देश ने आत्मनिर्भरता की दृष्टि में कदम बढ़ाया है। उसमें 3 मुख्य चुनौतियां थी। चुनौतियों की हम देखें तो एक तो पहली चुनौती थी संपूर्ण भारत को एकता के ऐसे सूत्र में गढ़ना जिसमें अनेक धर्मों और संस्कृतियों के साथ पूरा देश मजबूती से खड़ा रहे। दूसरी चुनौती थी
लोकतंत्र को कायम रखने की, ये बिखरे नहीं। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास जिसमें संपूर्ण राष्ट्र के हर व्यक्ति का भला हो, क्योंकि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार सर्वप्रथम है। आर्थिक विकास जैसे कार्यों में लोगों को घोर गरीबी से निकालना एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। उपलब्धियों की ओर देखें तो बात अधूरी रह जाएगी। सबसे बड़ी बात तो उपलब्धियों की है। 75 वर्षों के सफर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति की गई है। आर्थिक विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी की उन्नति, औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्र में सुधार, जैसे आपने बताया ही है। पहले हम आयात करते थे खाद्यान्न को, अब हम निर्यात करते हैं। इतने सफल हम हो गए हैं। और शिक्षा और आधुनिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन समस्याएं भी हैं उसके साथ साथ। गरीबी, बेरोजगारी, आपातकालीन परिस्थितियों का समुचित प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण आदि इन समस्याओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हेतु देश प्रयत्नशील आज भी है और ऐसा भविष्य में भी रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान दें तो उसके भाव में गुजर रहे थे, लेकिन इस समय आपने सबने देखा कि कोरोना जैसी महामारी में औषधियों और वैक्सीन को वैश्विक आपूर्ति करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, इसमें कोई संदेह नहीं। खाद्यान्न का उत्पादन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि कपास के क्षेत्र में सबसे पहला नंबर है भारत का विश्व में। इस सबसे ज्यादा कपास हमारे देश में है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई की आप बात कर रहे थे, उनके नेतृत्व में 1969 में इसरो का गठन हुआ था, जो आप बता ही चुकी हैं, जिसमें अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े गए। और 2008 में ये मैं जोड़ रही हूँ आपके साथ कि 2008 में इसरो द्वारा चंद्रयान प्रथम भेजा गया और 14 नवंबर को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया और वहीं तिरंगा लहराकर एक इतिहास रच दिया गया है। और 2017 में 15 फरवरी को PSLV ने एक साथ 104 उपग्रह को कक्ष में स्थापित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर। 2023 में, हाँ जी, कुछ 2023 में, बिल्कुल, हाँ जी, 2023 में 2023 में चंद्रयान द्वितीय को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया और भारत अंतरिक्ष देश में नित नई उपलब्धियां अभी भी हासिल कर रहा है। भारतीय सेना की ओर देखें तो आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 80 के दशक में जो कंप्यूटरीकरण को हम ना भूलें, वो भी हमारे साथ साथ चल रहा है। ओलंपिक क्षेत्र में देश की झोली में 1 या 2 पदक आते थे, लेकिन 2020 में 10 पदक आ गए और इस टाइम 35 पदक आ चुके हैं भारत में ओलंपिक क्षेत्रों में। पूरे विश्व में हमारी क्रिकेट टीम का भी दबदबा है। 1983 में कपिल देव जी की कप्तानी में पहला विश्व कप, फिर 2007 में और फिर T20 विश्व कप और अब ICC विश्व कप की ट्रॉफी पर भारत का कब्जा है। अर्थव्यवस्था को देखें तो 2020 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार था, लेकिन जो अब इस समय 24 अरब डॉलर हो गया है। कहाँ तो 10 अरब डॉलर और कहाँ 4 साल के अंदर 24 अरब डॉलर का। इतनी प्रगति हम लोग कर रहे हैं। आजादी के 75 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, इंटरनेट जैसी कनेक्टिविटी और मीडिया के सभी क्षेत्रों में शीर्ष उपलब्धियां रही हैं। बहुत सी उपलब्धियां अभी भी भविष्य के गर्त में हैं। हम अभी और देखेंगे अपनी उपलब्धियों को, यही नहीं होती। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आप पुष्पलता जी, आपने बड़ी सुंदरता से गागर में सागर को समेटने का प्रयास किया। यहाँ मैं भारतीय फिल्मों का भी जिक्र करना चाहूंगी कि भारतीय फिल्में पूरे विश्व में देखी जाती हैं, गीत सुने जाते हैं। और आपने अभी अंतरिक्ष की बात की तो मुझे एक बात याद आई। अभी 13 जनवरी को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का जन्मदिन था, तो उस दिन मैं अखबार में पढ़ रही थी कि जब वे पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, तो जब वे
जी अंतरिक्ष में थे, तब जी जी यहाँ जी। प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने पूछा था कि आपको कैसा लग हाँ रहा है भारत को आप जब हाँ, अंतरिक्ष उन्होंने से कहा बहुत देखते। सुंदर। उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। हाँ। तो ये और बात सच में है ही। जी जी बोलिए। इसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि जी मेरे पति जो थे वो उसी उसमें काम करते थे, हाँ, जर्मनी के आपने बताया था फर्म मुझे में। जी, हाँ, बादल जिसका कैमरा लेके वो गए थे। कैमरा और लेके गए। आपने एक बात और जोड़ दूं आपके साथ। आपने अब्दुल कलाम जी की बात की थी। मेरे पति उनके साथ काम करते थे, जी थर्माडाइन बनाते थे। जब रॉकेट उड़ता था तो मैं थर्माडाइन के इसकी बिना फोटो नहीं रखी उड़ता था, थी, है ना। फोटो तो उनकी वो इसरो में लगी है। जी, हाँ तो मालूम है 15 जी। दिन कभी 22 दिन वो घर नहीं आते थे। एक बार तो दिवाली पे भी नहीं आए। अब क्योंकि जी पर्सनल बात हो रही है तो मैं बता दूं। और जी किसी ने बताया अभी हाल में कि दीवार में अभी भी मेरे पति का नाम लिखा हाँ हुआ हाँ, है। ये मुझे हर मेरे जगह। विद्यार्थी हैं जो इसरो में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं। वो जी चंद्रयान 3 के अभियान में जूनियर साइंटिस्ट थे और अब वो सीनियर साइंटिस्ट हो गए। उनसे मेरी जी बात जी। हुई थी, उन्होंने भी कहा कि तनेजा, डॉक्टर तनेजा की फोटो इसरो की दीवार पर आज भी सुशोभित है। आज भी तो है। ये जी जी। हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप हमारे हाँ हाँ, बीच हाँ। हैं। और डॉक्टर तनेजा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नहीं है। वे जहां भी होंगे हमारी बात सुन रहे होंगे और हमें जी आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं परिचर्चा को समाप्त तो करने की दिशा में बढ़ चली नहीं हूँ। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा संविधान के संशोधन के बारे में बात कर सकते जी, हैं। बताइए बताइए बताइए। हाँ, ऐसा है। 61वीं अधिनियम 1988 को वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई है। ये संशोधन हुआ है। और न्यूनतम मजदूरी जो थी 1948 में महिला और पुरुष को बराबर कर दी गई है। पहले महिलाओं को कम मिलता था, पुरुषों को ज्यादा मिलती थी मजदूरी। तो अब वो एक समान कर दिया गया है। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक पति और एक पत्नी रखने की जो प्रथा है वो कायम करने के लिए सलाह दी गई है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पिता की संपत्ति में महिला को भी पुरुष के समान अधिकार दिया जाए, इसका पालन करने के लिए कहा गया है। और अनैतिक देह विवाह अधिनियम 1956 में युवा शोषण और वेश्यावृत्ति की तस्करी की रोकथाम के लिए कहा गया है। दहेज अधिनियम 1961, आप सबको पता है, इसके बारे में चर्चा भी शायद किसी संडे को हो चुकी है। और मातृत्व अधिनियम 1961 में बच्चे को जन्म से पहले 13 सप्ताह, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप सर्विस में हैं, और बाद में भी 13 सप्ताह की वैतनिक अवकाश दिया जाता है। और गर्भावस्था के नियमों में साधारण और सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह का, और बलात्कार या किसी बीमारी के रहते 24 सप्ताह का गर्भ मिटाने की अनुमति दी जाती है संविधान में। और महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन 1986 विज्ञापन, लेखन, पेंटिंग, प्रकाशन, किसी भी अन्य तरीके से अभद्र प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है। सती प्रथा की रोकथाम 1987, ये जहां जहां सती प्रथा होती थी वहां लागू किया गया है। जीरो FIR का अधिकार दिया गया है। जीरो FIR के बारे में अगर न जानते हो तो मैं ये बता दूं कि कोई भी महिला ईमेल से, चिट्ठी से या किसी भी थाने में, ये नहीं कि ऐसा कहा जाता है ना ये थाना उसमें नहीं आता, ये किसी भी थाने में अपनी FIR दर्ज करा सकती है। इसको जीरो FIR बोलते हैं। अब तो और सबकी पुष्पलता जी, अब सारी FIR ऑनलाइन होने लगी हैं। पोर्टल है, अच्छा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ तो उत्तर प्रदेश जी पुलिस का पोर्टल है। और पुलिस बहुत सारे अच्छे काम कर रही है, कर जिसमें रही है। वरिष्ठ जनों के लिए, उनकी मदद के हम्म। लिए बहुत सारे काम कर जी। रही है। ये बहुत सारे संशोधन हुए हैं जिनसे कि सामाजिक न्याय की ओर, सामाजिक न्याय को कदम बल मिला बढ़ाया जा रहा है। है। जी जी और जी। हाशिए और पर जो लोग माने जाते हैं कि हाशिए पर जी हैं, वे मुख्य धारा में अभी तक नहीं आए हैं, उनको मुख्य जी धारा से जोड़ने का काम इन संशोधनों ने किया है। जी मैं जी। अब आती हूँ मनीष जी के पास। मनीष जी, अच्छा, आप अंतिम मैं बात क्या मैं कहना चाहेंगे? बाकी की चीजें बाद में बोलूं या जी अभी जी बोलूं? जी बाद में अच्छा बोलूं? जी,
संक्षेप में बोलिएगा, बोल लीजिए। संक्षेप में बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, संक्षेप में बोलती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना 2018, मैं बस भाग भाग के बोल रही हूँ। मनरेगा और प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री की मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला योजना जो गैस के लिए की योजना है, सबको मालूम है। डिजिटल बैंकों का राष्ट्रीय जीएसटी, अंतरिक्ष क्षेत्र में जो उपलब्धियां मैंने बताई थी, एक चीज छूट गई थी, वो ये कि परमाणु परीक्षण भी 2 बार भूमि के अंदर हो चुके हैं। जी जी उसकी बिल्कुल। डेट है मेरे पास, हाँ, 18 मई 1974 और 11 और 13 मई 1998, ये मेरे पास डेट भी है। और उन्नत सड़कें बनाई गई हैं ग्रामों के जोड़ने के लिए, रेलवे का विद्युतीकरण किया गया है। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर है, ये हम नहीं भूलें, ये भी किया गया है। मेरी लिस्ट अभी अधूरी है, बहुत कुछ है, चंद्रमा से लेकर मंगल तक हम अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी, हमें गर्व है अपने राष्ट्र के संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर, और भारत लोकतंत्र को मजबूती से करते हुए आगे बढ़ना है, और विरासत और विकास को हमें कायम रखना है। बहुत धन्यवाद, सुंदर, आपने इतना टाइम दिया। बहुत सुंदर। असल में समय की सीमा नहीं होती अगर, तो हम अभी और उसको बढ़ा सकते थे, हाँ, इसलिए मैंने भी शॉर्ट मार दिया। लेकिन आपने जो भी कहा, मुझे लगता है कि हमारी आज की परिचर्चा को अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुनता है, ऐसे विद्यार्थी सुनते हैं, देखते हैं, जिनको आगे किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी जानकारियां उसके पास होंगी आपके द्वारा दी गई। मनीष जी, आप अंतिम क्या कहना चाहेंगे, अंतिम संदेश आज की परिचर्चा को देखते हुए? सर म्यूट हैं आप सर। हाँ, बहुत सुंदर बात डॉक्टर पुष्पलता मैम ने कही, बड़ी सिलसिलेवार तरीके से। अपने ये कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि इन्होंने तो स्वयं का अनुभव, अपने पति का अनुभव, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, बाकी अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इनका अनुभव है। ये तो बहुत अनुभव की एक पिटारा है। बड़ा सौभाग्य हम सबका की और दर्शकों का कि इतनी सुंदर व्याख्यान से हमें रूबरू होने का मौका प्राप्त हुआ। तो वो लाइन है, मतलब गणतंत्र दिवस के लगभग मतलब 75 साल हो गए, तो भारत के प्रत्येक नागरिक, और क्लास में भी मैं ये बातें रखता हूँ, और बच्चों में आपका प्रयास जारी, परिणाम चाहे कुछ भी हो, वही गीता की बात, हमारा प्रयास जारी रहेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम सकारात्मक प्रयास करें और परिणाम ना मिले। जब अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय भी तो लोगों को यही एहसास होता होगा कि कुछ हो नहीं सकता देश का, लेकिन लोगों ने अपनी पूरी जी जान ताकत लगाकर हमें तो इतना खूबसूरत भारत, जैसे मैं बता रही थी, दिया। तो पंक्ति है कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा। एक दो मिनट और दूंगा मैम, एक दो मिनट, कि एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का, सब समर्पित हो जिसे, वह लक्ष्य जिसके पास हो। एक नया अभियान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, ये हम जान चुके हैं, और अगली परिचर्चा में भी हम आपको आमंत्रित करेंगे, आपकी कविताओं को सुनेंगे। सीमा दीदी, आप क्या कहना चाहेंगी, अंतिम बात? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हम अपने देश और संस्कृति को ना भूलें, मितव्यता को अपनाएं, सादगी को अपनाएं, और पंत जी की 2 लाइनों से अपना समाप्त करूंगी। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, साम ध्वनित गुण गाता, जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता। तो हमारा देश जो है वो गणतंत्र भारत, शांति अधिष्ठाता ये है, और इसको हम आगे बढ़ाएं और इसको और मजबूत करें, यही मेरा संदेश। बहुत सुंदर सीमा दीदी, आपने बहुत सुंदर बात कही। जय जन भारत जनमन अभिमत, जनगणतंत्र विधाता, विधाता। तो जय जन भारत जय मन अभिमत, इसी भाव के साथ
हम आज की परिचर्चा के समापन की ओर मैम एक वो 4 पंक्ति रह गई जो कहना था, 30 सेकंड और लूंगा, कि वो कहते हैं कि भूख जो जड़ से मिटा दे वह उगाना है हमें, प्यास न बाकी रहे वह जल बहाना है हमें, जो प्रगति से जोड़ दे ऐसी सड़क ही चाहिए, देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें, एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। वास्तव में जो मन में है वो साकार जरूर होगा, वह दिन अवश्य आएगा और हम ऐसा भारत देखेंगे जिस भारत का सपना संविधान बनाने वाले महान मनीषियों ने देखा था। पुष्पलता जी, आप जल्दी से कह दीजिए क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। मैं एक ही लाइन बोलूंगी कि हमारे देश में बहुत विविधताएं हैं और विविधता में एकता बनाए रखें, ये हमारा फर्ज है। ये मैं यही कहती हूँ। अनेकता में खूबसूरती है और अनेकता में एकता बनाए रखना उससे भी बड़ी खूबसूरती। तो आइए, मेरा फर्ज भी है जी, मेरा फर्ज भी है। आइए मिलकर ऐसे ही भारत को के निर्माण में अपना सहयोग दें। सभी दर्शकों श्रोताओं को यही संदेश है आज का। आज हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 76वें वर्ष में हम कदम बढ़ा चुके हैं और आगे आने वाले वर्षों में हमारा भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है, पर विश्व गुरु बने, इसी आकांक्षा के साथ आज की परिचर्चा के सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, श्री मनीष कुमार जी, सीमा दीदी, आप यहाँ आए, आपने अपना समय दिया और अपने मूल्यवान विचारों से हम सबको अवगत करवाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। भविष्य में फिर मिलते रहेंगे और सभी दर्शकों और श्रोताओं का आभार, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप ही के कारण हमारी परिचर्चा को इतना बल मिलता है, इतनी हमारी परिचर्चा लोकप्रिय हो पाती है। आपका भी आभार। इस प्रकार सभी का आभार मंच की ओर से मैं करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।